हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में मौर्य एम्पायर के बिंदुसार तक पढ़ लिए और ये भी बताए कि अशोक अब वहाँ के राजा बनने वाले हैं, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और मौर्य एम्पायर को कंप्लीट करेंगे। अशोक का शासन लगभग 268 टू 232 बीसी चला। बिंदुसार के पुत्र हैं, आपको पता ही है। इनको राजगद्दी इन्हीं के कमांडर राधागुप्त की मदद से मिली थी और इनके शासन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो कलिंग युद्ध था, जो कि 261 बीसी में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए ये पता करते हैं। बिंदुसार की मौत के बाद जब अशोक राजा बने तो कलिंग, अब जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ पार्ट में है, वहाँ के राजा थे उस समय महापद्मनव। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र करार किया और बोला कि मैं मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं आता हूँ। लेकिन कलिंग की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के लोग व्यवसाय के लिए पानी के थ्रू कलिंग होते हुए ही आते थे। लेकिन महापद्मनव ने क्या किया कि उन लोगों पे 10% टैक्स बढ़ा दिए। अब इंडोनेशिया के लोग परेशान हुए और वो गए अशोक के पास। अब अशोक को ये बिल्कुल पता नहीं था कि महापद्मनव ने अपने आप को फ्री कर लिया है मौर्य एम्पायर से। तो बातचीत के लिए वो महापद्मनव से मिलने निकल गए कलिंग। अब राजा हैं तो 10,000 आर्मी लेके गए। अब जैसे वो गए, जो वहाँ के पहाड़ी थी, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन कहते हैं या पठार कह लो, वहाँ पे जो दूत बैठे हुए थे, स्पाई कह लो, वो मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया महापद्मनव को कि अशोक कुछ सेनाएं लेके युद्ध के लिए आ रहे हैं। अब महापद्मनव तो पहले ही स्वतंत्र किए, अब उनको ऐसा लगा कि मैंने स्वतंत्र किया तो ये युद्ध करने आ रहे हैं। महापद्मनव ने भी युद्ध स्टार्ट कर दिया, लेकिन जबकि अशोक बिल्कुल तैयार नहीं थे तो उनकी बहुत सारी सेनाएं मारी गई। लेकिन किसी तरह उनकी कुछ सेनाएं जो बची हुई थी वो अशोक को बचा के लेके आईं। अब अशोक इस बात से बहुत गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े राजा अशोक थे। उन्हें कोई ऐसे हराए, वो भी बिना बताए, उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब उन्होंने ठान ली कि कलिंग पे कब्जा होगा। कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेनाएं तैयार की, करीब 2.5 लाख, और निकल पड़े। और फाइनली युद्ध उन्होंने जीत भी लिया, महापद्मनव को मार भी दिया। और उस युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 2.5 लाख लोग इंजर्ड भी हुए। और जब युद्ध पूरा ख़त्म हो गया ना, तो अशोक हर जगह, उन्हें सिर्फ ब्लड ही दिख रहे थे और जो मिट्टी थी उसका टेक्सचर ही बदल गया था, इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे। अशोक को दुख तो हुआ, वो आसपास भी देखे। वहाँ पे एक 12 साल का लड़का अपने पिता को अग्नि देख के बैठा हुआ था। उनका नाम था निगोद। अशोक उनके पास आए। निगोद की आंखें भरी हुई थी और उन्होंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा कि आखिर तुम्हें इससे मिला क्या। अशोक को उसी समय इस बात का एहसास हो गया था कि वो भले ही ये युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन असलियत में वो हार गए। उसी समय अशोक ने ये शपथ ली कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे और वो फिर वापस आए। वो बहुत दुखी थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहीं पे एक बौद्ध धर्म के फॉलोअर उपगुप्त जा रहे थे। उन्होंने उनको देखा तो वो आके पूछे, आपको क्या दिक्कत है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो अशोक ने कहा कि मैं अब ये साम्राज्य नहीं संभालना चाहता, तलवार नहीं उठाना चाहता। लेकिन उनको वो ऋषि बोलते हैं कि अगर राजा ही तलवार नहीं उठाएगा तो साम्राज्य कैसे चलेगा। लेकिन शपथ ले ली थी। तो उसके बाद उपगुप्त ने उन्हें कहा कि तुम बौद्ध धर्म को फॉलो करो और धम्म नीति अपनाओ, मतलब शांति के रास्ते पे चलो। अब जैसा कि हम लोग देख लिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, कलिंग वार 261 बीसी में हुआ। क्यों हुआ? ट्रेड और कॉमर्स की वजह से। और अपने कोरोनेशन के 8 साल बाद उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। भेरी घोष से धम्म घोष पे आए, मतलब वॉर और कॉन्क्वेस्ट छोड़ के उन्होंने शांति को अपनाया। और अशोक के मेंटोर का नाम क्या था? उपगुप्त। अब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि धम्म महामात्रास अपॉइंट किए। ऑफिसर का नेम है
जो कि जाएगा और हर जगह बौद्ध धर्म को फैलाएगा। उन्होंने अशोक स्तंभ भी बनाया और अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और फेमस स्तूप भी बनाया, सांची स्तूप। और सारनाथ पिलर तो आप सभी को पता है, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे भारत का। अब आइए देखते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 पत्थर मिले, इसका मतलब ये है कि 14 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट या बातें कह लो क्या क्या लिखी हुई थी। अब इनकी लोकेशन याद रखना ज़रूरी है। कांदाहार अफ़गानिस्तान में है, शहबाजगरी और मंसेरहा। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान रीजन में है वहाँ है। खलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र, सन्नाटी कर्नाटका, येर्रा आंध्र प्रदेश में है और धौली और जौगड़ा दोनों ही उड़ीसा में है। अब ये जो लिखे हुए थे ना, उसमें मोस्टली 3 लैंग्वेज और 4 स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रॉक एडिक्ट्स अशोक के ही हैं, ये कैसे पता चला? इसको डेसिफर किए थे जेम्स प्रिंसेप लगभग 1837 या कहीं कहीं 1838 भी लिखा हुआ है। वो जब गए ना तो उन्हें हर जगह एक वर्ड कॉमन दिखा, वो था देवनाम प्रिया पियादसी। अब वो सोचने लगे कि अगर ये वर्ड हर जगह लिखा हुआ है तो इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो पता चलेगा। तो वो चले गए कर्नाटका की तरफ और वो वहाँ 4 जगह गए, मस्की, निट्टूर, ब्रह्मगिरी और गुजारा। और वहाँ जाके उन्हें ये पता चला कि देवनाम प्रिया पियादसी या देवनामी पियादसी, इसका मतलब वहाँ के लोग अशोक को ये टाइटल दिए थे। यहाँ से उन्हें ये पता चला कि ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये अशोक के हैं। अब एडिक्ट्स में फर्स्ट, 7th और 13th सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, लेकिन आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में जानवरों को मारना ख़त्म करो, और फेस्टिवल में तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड में मेडिकल केयर दो, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को। थर्ड में रिस्पेक्ट दो ब्राह्मण को, युक्तास मतलब सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, प्रदेशिकास, डिस्ट्रिक्ट हेड और राजुकास जिन्हें रूरल ऑफिसर कहते हैं। और फोर्थ में वो ये बताए कि भेरी घोष को मत अपनाओ, धम्म घोष को अपनाओ। और फिफ्थ में साफ शब्दों में लिखा एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड। और ये भी बताया कि जो मैंने बताया ना धम्म महामात्रा को अपॉइंट किए थे, वो इस 5th एडिक्ट्स में उन्होंने बताया था। और 6th में उन्होंने बताया कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए लोगों के प्रति। 7th में उन्होंने लिखा था कि सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दो। 8th में फर्स्ट धम्म यात्रा वो कहाँ गए थे ये बताया गया, बोध गया में। 9th में जो बड़े बड़े रिचुअल्स तुम फॉलो करते हो उसे मत करो, धम्म अपनाओ, शांति अपनाओ, ये बोला उन्होंने। 10th में उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कि लोग जो फेम और ग्लोरी के पीछे भाग रहे हैं वो बेकार में भाग रहे हैं। और 11th में उन्होंने कहा कि धम्म ही सबसे बड़ी पॉलिसी है और हर लोग को रिस्पेक्ट करो तुम। और 12th में उन्होंने वुमेंस को रिस्पेक्ट देने की बात कही, जो कि कांदाहार ग्रीक एडिक्ट्स में लिखा। और 13 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी और डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार में बताया गया है। और 14 जो ये अभी पढ़े ना, ये कहाँ कहाँ है ये बताया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा 3 ज़रूरी है। फर्स्ट, जानवरों को नहीं मारना। 7th, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना है। 13, कलिंग युद्ध। उस समय 2 न्यायालय हुआ करते थे, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय में पर्सनल मैटर पे डील किया जाता था और इसमें ऑफिशियल कुछ इम्पॉर्टेंट या स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो डील की जाती थी। और वहाँ के ऑफिसर्स का कुछ नाम था, जैसे कि समहर्ता जो टैक्स को कलेक्ट करे, और सनिधाता मीन्स जो राजकोष की रक्षा करे, और अक्षपतालिका ऑडिट ऑफिसर। और सीताध्यक्ष
मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, और गोपा जो अकाउंट्स ही देखे लेकिन रूरल एरियाज़ में, विलेज में। और उस समय टैक्स तो बहुत प्रकार के होते थे, लेकिन आपको एक याद रखना है, हिरण्य, जो कि गोल्ड पे टैक्स लगाए जाते थे, और प्रणय और सेना भक्त भी है, लेकिन मेन आपको हिरण्य याद रखना है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज इंडिका में ये साफ साफ लिखा गया है कि उस समय 6 कमिटीज़ बिठाई जाती थी, और हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे। मतलब टोटल कितने मेंबर? 30। और एक ज़रूरी बात कि चाणक्य ने एक थियोरी दी थी, सप्तांग थियोरी, जिसमें ये था कि एक राज्य को चलाने के लिए हमें ज़रूरी क्या क्या है। मतलब वहाँ पे एक राजा हो, उनकी मिनिस्ट्री हो, जनपद हो, दुर्ग हो, कोष हो, आर्मीज़ हो, और उनके सहायक हो। अब आज जैसे इतने स्टेट है ना, उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो 5 प्रोविंसेस हैं, वो हम ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि नॉर्थ को क्या कहते हैं? उत्तर। उत्तर पथ, जहाँ का कैपिटल तक्षशिला है। साउथ, दक्षिण पथ, जहाँ का कैपिटल सुवर्णगिरी है, इसको भी याद रख सकते हैं, साउथ, दक्षिण। ईस्ट, प्राच्य पथ, जिसका कैपिटल तोसाली है, ईस्ट को पूरब कहते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। वेस्ट, अवंती पथ, जिसका कैपिटल उज्जैन है। और सेंटर में मगध आता है, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र है। तो यहाँ पे आपका मौर्य एम्पायर कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।